हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। वृद्धि के नाम से मेरा चैनल है जिसमें मैं आपका वेलकम कर रही हूँ। ये हमारी जो क्लासेस हैं ये बेसिकली सीटेट के लिए हैं। सीटेट और जितने भी टेट होते हैं उन सभी क्लासेस के लिए हैं, लेकिन ये वाली जो मेरी क्लास है वो बेसिकली पेपर नंबर 2 के लिए है और अभी हम हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री में ये जो हमारा वीडियो है वो नाइन्थ वीडियो है। ये वाला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बेसिकली राजनीतिक गतिविधियाँ। मैंने दोनों ही टॉपिक मेंशन कर रखे हैं ताकि आपको इसमें दिक्कतें ना आए आगे से। ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो चैप्टर्स के टॉपिक हैं, इनको मैं मेंशन नहीं करूँगी डायरेक्टली। जो गिवन टॉपिक हैं सीटेट के सिलेबस में सिर्फ उसे ही मेंशन करूँगी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल में मैंने दोनों ही टॉपिक्स को मेंशन कर दिया है। तो नए साम्राज्य और राज्य, एक्चुअली ये जो सीटेट का टॉपिक है वो है राजनीतिक गतिविधियाँ। ये 9th वीडियो है मेरा। तो आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वाले अगर आपने वीडियो मेरे देखे होंगे तो आपको ये पता चला होगा कि इस समय समाज में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। और बदलाव इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि सिंचाई के साधन में परिवर्तन हो रहा है, प्रशासन में चेंजेस आ रहे हैं, साथ ही साथ सेना रखने में चेंजेस आ रहे हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध अच्छे बन रहे हैं। तो इसी समय में नए नए साम्राज्य उभर कर आते हैं। अब यहाँ पर हम किसी भी पर्टिकुलर साम्राज्य को बड़े डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे चैप्टर्स में गिवन है हम उसे ही कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस समय का एक महान प्रतापी राजा था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। ये बहुत प्रतापी राजा था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश से संबंधित है। समुद्रगुप्त उस समय का महान प्रतापी राजा था। और समुद्रगुप्त इतना महान क्यों था? क्योंकि उसकी महानता के बारे में उसकी प्रशस्तियों में लिखा हुआ है। प्रशस्तियाँ, इसका मतलब क्या होता है? प्रशस्तियों का मतलब होता है प्रशंसा करना। इसके अलावा किन्हीं प्रशस्तियों की चर्चा इससे पहले वाले काल में भी की गई है। मौर्योत्तर काल में भी प्रशस्तियों की चर्चा की गई है। इसके अलावा अन्य जैसे हम आगे बढ़ेंगे सल्तनत काल में भी, वहाँ पर भी प्रशस्तियाँ नहीं, उन्हें कुछ और पर्टिकुलर वर्ड से यूज़ करते थे। लेकिन जब भी कभी कोई लेखक राजा के बारे में बढ़ा चढ़ा कर कहता था, जब भी कोई लेखक राजा के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बातें करता था, तो उसी को बेसिकली प्रशस्तियाँ कहा जाता था, जो उसके तारीफ़ में की गई थी। तो ऐसे ही समुद्रगुप्त उस समय का प्रतापी राजा था, ये उसकी प्रशस्तियों से पता चलता है। आगे एक्चुअली ये एक प्रतापी राजा था भी, क्योंकि पहले ही अपने जो पैतृक भागीदारी जिसको कह सकते हैं, वही अपने पिता की तरफ से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से उसे बहुत बड़ा साम्राज्य प्राप्त हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अशोक के समय में था। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि समुद्रगुप्त उस समय का एक बड़ा प्रतापी राजा था। बहुत ज़्यादा प्रशस्तियाँ उसके बारे में लिखी गई। ये प्रशस्तियों का अर्थ होता है प्रशंसा। समुद्रगुप्त की जो माता जी थी वो लिच्छवी गण की राजकुमारी थी, वो लिच्छवी गण से संबंधित थी। ध्यान रहे, ये लिच्छवी गण से जैन महावीर भी थे, तो लिच्छवी गण से संबंधित थी। और साथ ही साथ जो इनके पिता थे वो चंद्रगुप्त थे। इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त ने महाराज अधिराज जैसी एक भारी भरकम उपाधियाँ धारण की थी। इस समय तक उपाधियों का प्रचलन था, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। समुद्रगुप्त भी अपने जो इनके जो राजा महाराजा थे, जो पिता और दादा, इनके जैसा ही समुद्रगुप्त भी एक महान और प्रतापी राजा था। क्योंकि इसलिए भी महान था क्योंकि उसने अपने समय में जो अंतिम शक शासक था उसे हराया था। अंतिम शक शासक को उसने हराया। साथ ही साथ ये इतना महान इसलिए भी था क्योंकि इसने अपने दरबार में कालिदास, उस समय के खगोल शास्त्री, आर्यभट्ट, बाणभट्ट जैसे महान विद्वानों को और लेखकों को अपने दरबार में शरण प्रदान की। ये वो लोग होते थे
जो किसी भी दरबार की शोभा बनाते थे। जैसे उस समय में जो भी साइंटिस्ट थे, आर्यभट्ट नामक जो साइंटिस्ट थे, वो उसके दरबार में रहते थे। तो हम ये देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त ना केवल एक महान शासक था, बल्कि साथ ही साथ वो कला प्रेमी भी था, ज्ञान प्रेमी भी था, इसलिए वो ज्ञानी लोगों को शरण भी दिया करता था। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा लिखी हुई हर्षचरित। बाणभट्ट ने किसकी रचना की? हर्षचरित की रचना की। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की। इसका काल इसलिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी के काल में तीर्थयात्री हुइंगसान इसके समय में काफ़ी लंबे टाइम तक वो भारत में ही रहा, मतलब इस उपमहाद्वीप में ही रहा। इसलिए हुइंगसांग समुद्रगुप्त के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखता है अपने लेखों में, क्योंकि वो इसके काल में भी हुइंगसांग भारत में ही था। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने अपने बहुत ज़्यादा युद्धाभ्यास किए, बहुत सारे युद्ध अभियान किए, लेकिन उन युद्ध अभियानों में उसके वो अभियान जो पूर्व की तरफ थे, ऐसे समझें इसे। देखो मैं हर बार बनाती हूँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उसके वो अभियान जो पूर्व की तरफ थे वो ज़्यादा सफल रहे। इसके कंपैरेटिवली जैसे ही उसने नर्मदा नदी को पार करके दक्षिण की तरफ प्रवेश किया, जैसे ही उसने दक्षिण की तरफ प्रवेश करने की कोशिश की, यहाँ पर एक महान राजा, इस महान राजा का नाम था पुलाकेशिन द्वितीय। इस महान राजा ने उसे रोक दिया। ये जो महान राजा था पुलाकेशिन द्वितीय, इसने उसे रोक दिया। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त इतना महान शासक कैसे था? तो हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से जानो। समुद्रगुप्त की महानता के बारे में जब वो युद्ध से लड़कर आया होगा तो उसकी महानता के बारे में बहुत बड़े बड़े प्रशस्ति पत्र हैं। समुद्रगुप्त की महानता के बारे में बहुत बड़े बड़े प्रशस्ति पत्र हैं। ये प्रशस्ति पत्र क्या हैं? ये प्रशस्ति पत्र में ये दिखाया गया है कि युद्ध के मैदान में समुद्रगुप्त को एक योद्धा दिखाया गया है। लेखक ने किस ढंग से लिखा है कि युद्ध के मैदान में बहुत सारे कुठार, भाले और तलवारों के निशान उसके बदन पर हैं, लहूलुहान है वो, वहाँ पे सैकड़ों हथियार लगे हुए हैं और घाव से जो उसके घाव हैं उस घाव में से खून टपटपा रहा है और उसका ये शरीर बड़ा ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं वो क्या दिखाना चाह रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि वो एक महान योद्धा था। तो एक योद्धा तब और ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है जब वो घाव से घिरा हुआ होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी विजय को हासिल किया। वो विजय उसने युद्ध किया। वो एक प्रतापी राजा है, वीर राजा है, इसलिए उसने युद्ध किया, इसलिए उसके शरीर पर बहुत सारे घाव के निशान हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो उस समय की प्रशस्तियों में लिखी जाती थी। आगे चलकर हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और चीज़ें जान लीजिए। देखो कई बार पूछ लिया जाता है ये, मैं यहाँ लिख देती हूँ। जैसे यहाँ पर एक और भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जैसे प्रयाग समझते हैं। प्रयाग अब तो ये फेमस हो गया है। प्रयाग जिसका अभी कुछ समय पहले का नाम इलाहाबाद था, तो इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयाग ही था। और साथ ही साथ जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र ये आज का आधुनिक पटना है। ठीक है, तो शायद पूछ लें, आपको ध्यान होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इस तरह से समुद्रगुप्त को उसकी प्रशस्तियों में बहुत लंबे चौड़े वाक्यों से दर्शाया गया, बहुत वीर दिखाया गया। आगे हम देखते हैं कि भाई ऐसा क्यों था? कोई भी कवि या कोई लेखक राजा को इतना महान क्यों दिखाना चाहता था? अब यहाँ पे देखो, क्योंकि अगर राजा की महानता का गुणगान करता है तो राजा उससे खुश होकर कुछ ना कुछ दे सकता है, उपहार दे सकता है या कुछ और चीज़ें दे सकता है। तो ऐसे केस में हमने चोल
चेर पांडे में भी देखा कि वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का सिस्टम था कि कवियों को उपहार तक दिया जाता था। उन्हें हाथी मतलब हाथी उपहार में दे दिए जाते थे, सोने की चीज़ें उपहार में दे दी जाती थी। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि वो राजाओं के तारीफों के पुल बांधा करते थे। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त की सबसे ज़्यादा जो जानकारी होती है, समुद्रगुप्त की सबसे ज़्यादा जानकारी उसके सिक्कों से मिलती है। उसके सिक्कों से क्यों मिलती है? उसकी सबसे ज़्यादा जानकारी उसके सिक्कों से प्राप्त होती है। साथ ही साथ ये भी पता है कि भाई उसने अंतिम शासक को हराया था और उसके दरबार में बहुत अच्छे अच्छे कालिदास, कवि कालिदास, खगोल शास्त्री, ये सब थे। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे ही समुद्रगुप्त का जो ये अभियान था, कौन सा अभियान था? जो पूर्व की तरफ के अभियान, वो तो बहुत सफल रहे, लेकिन जैसे ही वो दक्षिण की तरफ बढ़ा, पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक दिया। आगे देखते हैं क्या होता है, आखिर पुलकेशिन द्वितीय है कौन? दक्षिण भारत में दो साम्राज्य थे, एक था पल्लव और दूसरा था चालुक्य। एक था पल्लव, दूसरा था चालुक्य। पल्लव चालुक्य ये दोनों ही दक्षिण भारत में उस समय बहुत महत्वपूर्ण थे, बहुत महत्वपूर्ण दो राजवंश थे। इसमें सबसे ज़्यादा था कांचीपुरम। कांचीपुरम ये एरिया था कावेरी नदी डेल्टा प्रदेश में। कांचीपुरम ये था एरिया कावेरी नदी डेल्टा प्रदेश में, और कांचीपुरम इसकी राजधानी थी, यानी पल्लवों की राजधानी जो थी वो कांचीपुरम थी। साथ ही साथ चालुक्यों का जो राजवंश था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के आसपास में फैला हुआ था, कृष्णा और तुंगभद्रा तक फैला था। इसकी राजधानी थी ऐहोल। ऐहोल इसकी राजधानी थी, और इसका प्रसिद्ध शासक, मैंने ये नहीं कहा है कि इसका शासक जिसने नींव रखी, मैंने ये नहीं कहा है, मैंने कहा इस समय का जो प्रसिद्ध शासक था उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। सॉरी, ये वही पुलकेशिन द्वितीय है जिसने समुद्रगुप्त को आगे बढ़ने से रोका। पुलकेशिन द्वितीय का एक दरबारी कवि था। इस दरबारी कवि का नाम था रवि कीर्ति। क्या नाम था? रवि कीर्ति। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है दरबारी कवि रवि कीर्ति से, उसकी प्रशस्ति से जानकारी मिलती है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि इधर से चालुक्य और इधर से पल्लव, ये क्या करते थे? ये अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। अब लड़ते रहते थे तो इनकी लड़ते लड़ते आपस में इनकी शक्तियाँ जो थीं वो बहुत क्षीण हो गई। शक्तियाँ ख़त्म हो जाने के बाद, सेनाएं कम हो जाने के बाद इनकी पावर धीरे धीरे कम होती गई, और फिर यहाँ पर यानी दक्षिण में राष्ट्रकूट और चोल जैसे राजवंशों का उदय हुआ, जिसके बारे में आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आगे बताना चाहती हूँ कि ये जो पुलकेशिन द्वितीय है, बार बार मैं समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त बोल रही हूँ, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को रोका था। सॉरी, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को रोका था। बार बार मिस्टेक हो रही है मुझसे, हर्षवर्धन समुद्रगुप्त, आई एम सो सॉरी। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ ताकि मुश्किल ना हो आपको। देखिए, यहाँ तक दरबार में जो कवि थे वो कालिदास, खगोल शास्त्री, आर्यभट्ट, बाणभट्ट ने तो हर्षचरित लिखी, यहाँ से इनकलकेट करना था। तो यहाँ पे जो बाणभट्ट हैं उन्होंने हर्षचरित लिखी। अब हर्षचरित यानी हर्ष के काल में, हर्ष के काल में तीर्थयात्री हुइंगसांग काफ़ी समय तक रहा। पूर्व में भी ये अधिक सफल रहा। कौन सफल रहा? हर्षवर्धन जो था वो पूर्व में बहुत सफल रहा, लेकिन नर्मदा नदी को जैसे ही उसने पार किया, पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक दिया। यहाँ पर ये समुद्रगुप्त का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहीं समाप्त हो जाता है। आगे से मैं इस एरो को ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है? इसको मैं ऐसे कर देती हूँ। आगे देखते हैं। राष्ट्रकूट और चोल जैसे राजवंशों का उदय हुआ। अब कुछ और भी चीज़ें थी इस समय में, इस काल में कुछ और भी नई नई चीज़ें हैं जो आगे आती हैं।
वो है यहाँ का प्रशासन। कैसा प्रशासन था भाई? अब देखते हैं कि पहले के जैसे, जो पहले के राजा महाराजा थे, पहले के जैसे अभी के जो राजा थे उनका साम्राज्य थोड़ा सा अलग था। क्या अलग था? गांव में चीज़ें, पद, ये सब थोड़ा सा अलग था। अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ें थी जो बहुत अलग थी। गांव का प्रशासन जो होता था वो गांव प्रशासनिक इकाई के तौर पर होता था। ठीक है, गांव जो था वो प्रशासनिक इकाई के तौर पर था। मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने पुलकेशिन द्वितीय जो है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। बार बार मैं इसे समुद्रगुप्त बोल रही थी, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया, और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, आगे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। हर्षवर्धन के काल में तीर्थयात्री हुइंगत्सांग और बाद में इसके जो भारत अभियान थे, आगे चल के जो पूर्व के अभियान थे, वो सफल रहे। लेकिन नर्मदा नदी को पार करने पर जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक दिया, ताकि डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब आप देखते हैं यहाँ पर, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रशासन था, तो गांव उस प्रशासन में इकाई के तौर पर था, प्राथमिक था। कुछ पद थे, ये पैतृक बन रहे थे। अब यहाँ पे देखें, अब पद धीरे धीरे पैतृक बन रहे हैं। हालांकि पदों का पैतृक बनना तो उत्तर वैदिक काल से ही शुरू हो गया था, तो पद पैतृक बनने लगे। इसमें हरिशेन, अब हरिशेन का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। हरिशेन जो थे, हरिशेन एक कवि थे। तो हरिशेन अपने पिता की ही तरह, हरिशेन अपने पिता की तरह वो महादंड नायक बने। यानी अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने उस पद को हासिल किया और वो महादंड नायक कहलाए। साथ ही साथ महादंड नायक कहलाए। महादंड नायक का अर्थ होता है मुख्य न्यायाधिकारी। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसको बोलते हैं मुख्य न्याय अधिकारी। न्याय अधिकारी 1 मार्क्स में पूछ ले तो आसानी रहेगी इसका आंसर करने में। इसके बाद उनके पास पहले से ही एक पद होता था, और वो पद था उनका कुमारामात्य। कुमारामात्य एक महत्वपूर्ण मंत्री होता है। कुमारामात्य जो थे वो महत्वपूर्ण मंत्री होते थे। ये एक महत्वपूर्ण मंत्री थे। कुमारामात्य एक महत्वपूर्ण मंत्री होते थे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर देखना, इनके पास अभी 2 उपाधियाँ हैं। इसके अलावा इनके पास एक और उपाधि थी जिसका नाम था संधि विग्रह। एक इस तरह से, मतलब एक इंसान के पास कई उपाधियाँ थी, कुछ ऐसी जो उसे पैतृक प्राप्त हैं, कुछ ऐसी जो उसे बाद में मिली हैं। तो एक इंसान कई उपाधियों को ग्रहण कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय प्रशासन भी था, और स्थानीय प्रशासन के अनुसार, जो स्थानीय प्रशासन था उसके अनुसार नगर श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी का अर्थ होता था बैंकर। कौन? जैसे आज के समय में जो बैंकर होते हैं, नगर श्रेष्ठी कहलाते थे। साथ ही साथ सार्थवाह, सार्थवाह कौन होते थे? सार्थवाह जो काफिले होते थे, जो बड़े बड़े काफिले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे सामान को लेकर, तो सार्थवाह कौन होते थे? ये काफिले के नेता होते थे। दूसरा, प्रथम कुलिक। प्रथम कुलिक कौन होते थे? प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार होते थे। प्रथम कुलिक कौन थे? ये होते थे मुख्य शिल्पकार। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ स्थानीय प्रशासन है जिसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट से कह सकते हैं उसे पद हैं, पद के नाम हैं जिनका याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर एक पद उभर कर आता है, उस पद को बोलते थे सामंत। ये जो सामंत नामक ये जो शब्द है वो यहाँ से उभर कर आता है। यहाँ से हम पहली बार सामंत एक पद को देखते हैं। सामंत कौन होते थे? सामंत एक सेना नायक होते थे। यानी राजा जो था वो हर जगह तो खुद नहीं जा सकता है, क्योंकि उस समय में आज के जैसे यातायात के साधन तो थे ही नहीं, बस या फिर हवाई जहाज़, ये इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। तो उस समय में जो राजा थे वो अपने बड़े से साम्राज्य को सुसंगठित तरीके से चलाने के लिए सेना नायक रखते थे। ये सामंत होते थे। ये जो सामंत थे, इनके पास एक
संगठित, यूँ कहें कि भाई ये सुसंगठित या सेना नायक होते, मतलब एक संगठित सेना होती थी। सेना नायक, इनके पास एक संगठित सेना भी होती थी। साथ ही साथ जो राजा थे वो इन्हें नियमित वेतन नहीं देते थे, बल्कि इन्हें भूमि दान दे देते थे। बड़ी बड़ी भूमियाँ दे देते थे, जहाँ से ये खुद ही कर वसूलते थे। जो भी थोड़े बहुत जो इन्होंने अपने सिपाही रखे होते थे, उन सिपाहियों को वेतन देते थे, कर वहाँ से इकट्ठा करते थे कृषकों से कर इकट्ठा करते थे और अपना निर्वाह करते थे। सामंत ऐसा वर्ग था जो समय समय पर राजाओं को उपहार भी देता था, उनके दरबार में उपस्थित भी होता था और उन्हें सैन्य सहायता भी देता था। और अगर कभी राजा को क्या कहते हैं, अगर कभी भी राजा को ज़रूरत होती थी औज़ारों की या आधुनिक चीज़ों की, तो उस तरीके उसकी पूर्ति भी कहीं ना कहीं से सामंत करता था। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे सामंत का पद जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि पल्लवों के समय की स्थानीय सभा। अब हमने देखा पल्लवों के समय की स्थानीय सभा, ये सभा कैसी होती थी भाई? इसमें ब्राह्मण भूस्वामी, ब्राह्मणों का बड़ा महत्व था इसमें। ब्राह्मण भूस्वामी होते थे और ब्राह्मण भूस्वामियों की सभाएं होती थी। इस सभा में, क्योंकि ब्राह्मण, हम तो जानते ही हैं ब्राह्मणों को संस्कृत भाषा आती है, तो इस सभा में बोली जाने वाली भाषा संस्कृत होती थी। ये भी 1 मार्क्स का देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा होती थी किसके समय में? पल्लवों के समय की स्थानीय सभा में। स्पेशली लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से सुने इसे। ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा होती थी और इनकी भाषा संस्कृत होती थी। साथ ही साथ ये जो ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा थी, ये उत्तरदायी होती थी किन्हीं कार्यों के लिए। कौन कौन से कार्य करते थे ये? इनके कार्य होते थे सड़क का निर्माण करवाना, सिंचाई कराना, खेती बाड़ी को देखना। ये सब इन ब्राह्मण भूस्वामियों का काम होता था। साथ ही साथ कोई भी ऐसी सभा जिसमें ब्राह्मण सदस्य नहीं होते थे, उस सभा को उर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। कोई भी ऐसी सभा जिसमें ब्राह्मण नहीं शामिल होते थे, उस सभा को उर कहा जाता था। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये सभा या तो किसी व्यापारियों की होती होगी, उर जैसी कोई सभा, या ये निचले तबके के या गरीब लोगों की सभा होती होगी, क्योंकि इनमें ब्राह्मण सदस्य नहीं होते थे। दूसरा हम देखते हैं व्यापारी संगठन। व्यापारी संगठन था और व्यापारी संगठन का नाम होता था नगरम। व्यापारी जो संगठन था उसका नाम होता था नगरम। और आगे चल के देखते हैं, जो आम जनता थी, आम जनता की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। और इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, मतलब समाज में अछूत भी थे, अछूतों के बारे में भी लिखा गया है, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। कि अछूतों के बारे में लिखा गया है कि ये जो अछूत होते थे उनको समाज से दूर रखा जाता था। इसके बारे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसे किन्हीं राइटर्स ने लिखा है। और उन्होंने कहा, जैसे जो फायन उस समय का जो यात्री था, फायशियन उस समय का जो चीनी यात्री था, उसने ऐसी दुर्दशा लोगों की देखी है और उसे अपनी राइटिंग्स में भी लिखा है। उसने लिखा था कि अगर ये जो लोग थे, जब भी ये शहर या बाज़ार के अंदर इन अछूतों को जब आना होता था, जिन्हें लोगों की तरफ से या ऐसी जाति की तरफ से अछूतों का दर्जा प्राप्त था, जब ये लोग उस शहर में आते थे या बाज़ार में आते थे, तो सभी को बताने के लिए कि वो आ रहे हैं, ये लोग लकड़ी के टुकड़े पर ज़ोर ज़ोर से चोट करने लग जाते थे। तो आवाज़ होती थी, आवाज़ से लोग सतर्क हो जाते थे, क्योंकि कहीं भी गलती से ये किसी से छू ना जाए। अगर छू जाएंगे तो इंसान अपवित्र हो जाएगा। तो इस तरह से अछूतों के बारे में फायन ने ऐसा लिखा है। साथ ही साथ एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि साथ ही साथ क्या हुआ कि एक बार की बात होती है, जैसे कालिदास के नाटक में हमने ये जाना था ना कि कालिदास के नाटक में एक बहुत बड़ा सा चित्रण देखने को मिलता है, अभिज्ञान शकुंतलम। ये कालिदास ने लिखी थी। कालिदास के नाटक में जो अभिज्ञान शकुंतलम में जो दुष्यंत होते थे, दुष्यंत
नाम के राजा ने शकुंतला, एक खूबसूरत सी युवती थी, उन दोनों की प्रेम की कहानी है। तो दुष्यंत राजा ने शकुंतला को एक याद के तौर पर अंगूठी दे दी थी। ये जो अंगूठी थी, ये अंगूठी एक मछुआरे को मिली थी, देखने में बहुत सुंदर थी। राजा बहुत ज़्यादा खुश हो गया उस अंगूठी को पाकर। उस अंगूठी को उसने शकुंतला को दे दिया। फिर क्या हुआ, दुर्भाग्यवश क्या हुआ, वो अंगूठी जो थी वो फिर से पानी में गिर गई और किसी मछली ने उसे निगल लिया। और एक बार फिर वो जो मछली थी वो उसी मछुआरे के पास में आ गई। जब मछुआरे के पास वो अंगूठी आई तो मछुआरे को देखकर बड़ा आश्चर्य सा लगा। वो अंगूठी को लेकर फिर राजा के पास गया। जब राजा के पास गया तो राजा को लगा कि इसने चोरी की है। तो जो द्वारपाल थे वहाँ के, उसने उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, मछुआरे के ऊपर, और उसे जेल में डलवा दिया। लेकिन जब राजा ने उस अंगूठी को देखा तो वो अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ और मछुआरे को उसने छोड़ दिया और उसे बहुत सारा इनाम दिया। लेकिन जब मछुआरा बाहर जा रहा था तो उस समय जो द्वारपाल था, उस द्वारपाल ने इनाम का हिस्सा हड़पने की कोशिश की थी। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि जैसे अगर कोई गरीब इंसान है, अगर उसको कुछ मिल जाता है तो या तो उसके बारे में कोई गलत अफवाह उड़ा दी जाती है, या ये माना जाता है कि भाई वो इतना अमीर कैसे हो सकता है, या उसके पास धन कहाँ से आ सकता है, या उसको इनाम की कोई भी राशि क्यों मिली। तो ये जो चीज़ें थी ये उस समय में भी थी कि गरीब लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। अछूतों के बारे में, अछूत जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता था और लोग उनसे इसलिए दूर रहते थे ताकि कहीं भी वो उन्हें छू ना सकें और वो अपवित्र ना हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाई हमारा जो ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। पर्टिकुलर ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, मैं अपने वीडियो में ये कोशिश करती हूँ कि मेरे सारे ही टॉपिक, जो पर्टिकुलर जो भी कंसेप्ट है, वो सब का सब इसमें सारी चीज़ों की मैं आपको जानकारी दे सकूँ। अगर आप इस वीडियो को 2 या 3 बार इसको पढ़ लेते हैं, या इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लेंगे, तो आपको ये वैसे भी लर्न हो जाएगा। आसान सी चीज़ें हैं, थोड़ा खुला खुला मैंने इसमें लिखा हुआ है, तो आपको समझने में आसानी होगी। इसके अलावा अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए। और अगर आप अपनी ये पर्टिकुलर वीडियोज़ हैं, अगर आप इसमें कुछ और एनरिचमेंट चाहते हैं, इसमें कुछ और अच्छे बदलाव चाहते हैं, तो उसके बारे में भी लिखें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे बदलाव कर सकूं। धन्यवाद।